मैं गौतम राणे आपके साथ बात शुरू करूंगा। मुझे याद है एक बार काशीराम से मैंने मुझे इंटरव्यू में कहा कि अगर मिशन के तौर पर पार्टी चलानी है तो परिवार से अलग रहना होगा, परिवार छोड़ना होगा। बोले इसीलिए मैंने परिवार छोड़ दिया। बोले मैं तो फिर कभी शादी ब्याह मरे जिए में भी नहीं गया, उधर देखा ही नहीं। यानी परिवारवाद से मुक्ति होगी तभी आगे विकास होगा। मायावती जी ने भी आरंभिक दौर में इस बात को मेंटेन रखा और उन्होंने कहा कि मेरा भी उत्तराधिकारी जब भी होगा, ऐसा समय आएगा तो वो मिशन से होगा, मेरे परिवार से नहीं होगा। अब मैंने देखा पहले आनंद पे दांव लगाया, फिर आनंद के मुकदमे फंस गए, तो फिर अब आकाश पर दांव लगाया और घोषित कर दिया। गौतम राणे जी, क्या इससे स्थिति बनती है, क्या परिस्थिति बनती है? अमिताभ जी, आपको बेहतर, सबसे पहले तो आपके दर्शकों का बहुत अभिवादन, उनको अभिवादन के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने आमंत्रित किया। आपको याद होगा 2019 में एक डिबेट में हम लोग शामिल थे और आप उस समय न्यूज 18 में थे जी। उसी वक्त हमने कहा था कि मानवर कांसीराम जी ने बीएसपी बनाई थी जिसका फुल फॉर्म रखा था बहुजन समाज पार्टी। बहन जी ने उसका फुल फॉर्म बदल दिया, बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने बहन जी संपत्ति परियोजना बना दिया। अब जब बहन जी संपत्ति परियोजना हो गई तो निश्चित तौर पे वहां उत्तराधिकारी ही घोषित किए जाते हैं। और यहाँ जो आप कह रहे हैं कि कल लीडर्स को, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको बीएसपी के बुला करके वहां बताया गया, तो लीडर्स नहीं, वहां इस समय बीएसपी में कोई लीडर नहीं रह गया है, सब वसूली अमीन है। जिनकी वसूली अच्छी होती है वो अपने कार्य में लगे रहते हैं, जिनकी वसूली कम हो जाती है फिर उनको हटा दिया जाता है। और आपको याद होगा कि जब लालजी वर्मा और राजभर हटाए गए थे, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उस वक्त ही हमने कहा था कि बीएसपी से 2 और वसूली अमीनों को बर्खास्त किया गया। बहन जी संपत्ति परियोजना से 2 वसूली अमीनों को बर्खास्त किया गया। खैर, ये जो बात कर रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है कि जो पार्टी हमारे संविधान के अनुसार द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के तहत रजिस्टर्ड होती है, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं होता है कि कोई उत्तराधिकार घोषित किया जाएगा इसमें। लेकिन वहां भी थोड़ी कमियां है कि बगैर दांत का शेर अगर हम कहें इलेक्शन कमीशन को, तो अतिरंजना नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कभी भी ये नहीं मांगता कि जो राजनीतिक दल हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जितने उनके मेंबर हैं उस मेंबर को भी रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। ठीक बात गौतम जी, आएंगे जी, अब अभी रुकना होगा, दोबारा में आएंगे। हमारे साथ दीपक सोनकर साहब भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक सोनकर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। फराज किदवई साहब, मैं समाजवादी पार्टी का एक टिप्पणी देख रहा था, एक महत्वपूर्ण नेता की। उनसे पूछा गया कि भाई बसपा ने अपना उत्तराधिकारी मायावती जी ने घोषित कर दिया आनंद को, आकाश को, तो उन्होंने कहा ये परिवारवाद की पराकाष्ठा है। अब ये बात कुछ समझ नहीं आई। नहीं, सपा अगर ये कहेगी कि परिवारवाद की पराकाष्ठा है तो फिर थोड़ा मामला जमेगा नहीं। अमिताभ जी, देखिए, आप किस नेता की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को फॉलो करता हूं और हमारे जो मुख्य प्रवक्ता हैं आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, उनको फॉलो करता हूं, और बाकी टीवी चैनल्स पे आप लोगों को फॉलो राजेंद्र चौधरी, एक मिनट में फराज भाई, राजेंद्र चौधरी तो सिवाय इसके कि आज पार्टी कार्यालय में किसको श्रद्धांजलि दी गई, किसको पुष्पांजलि दी गई, इसकी रिलीज के अलावा कहां बोलते हैं? नहीं, हम लोग तो इतने बोलते हैं ना, मार्गदर्शन करते हैं जी। हम लोगों का वो वो कान में मार्गदर्शन करते होंगे, सार्वजनिक तौर पर नहीं बोलते। जी, हम लोग का काफी मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन परिवारवाद की अगर आप देखिए, मैं 2 मुद्दों पे आऊंगा। एक तो आकाश आनंद जी के मुद्दे पर, और आपने लेकिन शुरुआत करी परिवारवाद से।
अमिताभ जी, परिवारवाद की जो चरम सीमा आप बोल रहे हैं ये वो होती है कि जब एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने हाथ से कभी बैट पकड़ा ना हो, नेशनल तो छोड़ दीजिए, कभी रणजी ना खेला हो, उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया जाता है, वो सिर्फ इसलिए कि वो आदरणीय होम मिनिस्टर साहब का बेटा है। तो ये होती है परिवारवाद की पराकाष्ठा। दूसरी बात, अगर आप हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब 2012 में मुख्यमंत्री बने थे तो उससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने घूम घूम करके पार्टी का काम किया, और वो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने इतने बड़े बड़े फैसले किए कि जनता को काफी वो फैसले पसंद आए, और 2012 में उन्होंने हमारी सरकार बनाई जनता ने। दूसरी बात, अब आ जाते हैं आकाश आनंद जी के ऊपर। तो अमिताभ जी शायद 33 साल के हैं आकाश आनंद जी, आपने 28 साल बोला, या हो सकता है चलो 33 के हो, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, बहरहाल चाहे 28 के हो चाहे 33 के हो, लेकिन अगर एक नौजवान अपने ऐश आराम की जिंदगी छोड़ करके देश की सेवा करना चाहता है तो अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं उसको। और बाबा साहब, जैसे भी बात हुई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों पर जो मान्यवर काशीराम साहब ने ये पार्टी बनाई थी, और जो 2007 के बाद अपने मिशन से भटक गई है जो पार्टी, उसको अगर आकाश आनंद जी सही राह पर लेकर के आते हैं, क्योंकि वो एक नौजवान है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और 6-7 साल से उनको पॉलिटिकल एक्सपोजर भी दिया जा रहा है, तो ये अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक बात जो है एक बात गौतम राणे जी ने सही कही। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, अमिताभ जी, एक बहुत अच्छी बात कही थी, उनकी तो ज्यादातर बातें और सभी बातें अच्छी थी, कि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी अचीव की जा सकती है जब सोशल और इकोनॉमिक। ठीक है फराज भाई, अभी रुकना होगा, बाकी सब मेहमानों को भी बहस मिल जाए, अभी फिर उधर आइडियोलॉजी पर नहीं जाए, अभी प्रैक्टिकलिटी पर रहेंगे, आज आइडियोलॉजी पर फिर चर्चा करेंगे। ये आइडियोलॉजी तो पर बड़ी विचित्र चीज है, ये आदमी को भटका देती है ना बहस में, और मैं बहस भटकने नहीं देता। मैं हिलाल नकवी साहब के पास आऊंगा, फिर बीजेपी के पास आऊंगा, लेकिन एक बात कहूं, जो बात किदवई साहब ने कही ना, मैं इस बात से बड़ा खिन्न हो जाता हूं कि फलाने ने अपनी नौकरी की रास्ता छोड़ के त्याग का जीवन स्वीकार किया। अरे भाई साहब, ऐसा त्याग तो सबको नसीब हो। नौकरी में क्या मिलता, 1,50,000 2,000, बहुत काबिल तो है नहीं कि कोई IIM के टॉपर हो। ये भी वो भी क्या करते, 1,00,000-2 लाख रुपया महीना। आज 2 लाख रुपया रोज खर्च करो, 4-5 करोड़ की गाड़ियां हैं, महल हैं, आहा कैसा इंद्र का वैकुंठ, बिल्कुल इंद्र की सभा जैसा जीवन है। और किदवई साहब बता रहे कि वो जैसे देश की आजादी के लिए शहीद होने आए हो लोग। नहीं ना, नौकरी में क्या कर लेते, 1,00,000, 2 लाख, 3 लाख। APJ अब्दुल कलाम तो थे नहीं कोई भी। यहां जो जलवा जलाल है, बिना कोई इम्तिहान पास किए मौज हो रही है सबकी, इसको त्याग तपस्या नहीं। बताओ भाई, मेरी सबसे गुजारिश है ना, त्याग तपस्या नहीं होती। हिलाल नकवी जी, आपकी पार्टी ने, मैं समझ गया, एक उसूल बना लिया कि मुस्लिम लीडर सपा बसपा में जहां भी मिले तुरंत खींचो, नहीं बोले इधर वाला मिले उधर वाला मिले, कहीं मिले इधर ले आओ, नहीं। आपने दानिश अली के घर राहुल गांधी जाके फोटो न खिंचाए होते तो दानिश अली का यह हश्र नहीं होता, नहीं। अमिताभ भाई, जवाब दें हम आपको? जी 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 जी। देखिए, पहले दानिश अली जी की बात कर लेते हैं। दानिश अली जी जो हैं वो JDU में हुआ करते थे, और देवेगौड़ा जी के कहने से मायावती जी ने जो है उनको अपने यहाँ टिकट दिया था और इलेक्शन लड़ाया था। ना तो वो बहुजन समाज पार्टी में पहले थे, और ना ही इलेक्शन जीतने के बाद कोई भी उनकी ऐसी गतिविधि रही जिसके अंदर ये कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि जिस तरह से विदुरी जी ने उनका अपमान किया था संसद में, उसके बाद उनसे जाकर के मिलना, उनसे बात करना बिल्कुल बनता था, क्योंकि ये संसद में वो कार्य हुआ था जिसकी कि ना पूर्व में कोई इस प्रकार की घटना हुई, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी इस प्रकार की घटना ना हो, जहां पर किसी व्यक्ति विशेष को जो है उसकी धर्म को लेकर के इस तरह से भला बुरा कहा गया और उसको खुद को कहा गया है। निश्चित रूप से अशोभनीय घटना थी।
और ऐसे दुख की घड़ी में हम सब लोग जो है वो दानिश अली जी के साथ थे, सब लोग साथ में थे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। और राहुल जी इसी वजह से उनको मिलने गए थे। जाहिर सी बात है इस वक्त उनको जरूरत थी, जो संसद में घटित हुआ था वो अपने आप में हैरान कर देने वाला था, एक बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत लोगों ने जोड़ा है, बहुत लोग आए हैं, मिले हैं। आपने पता नहीं कैसे उसको कह दिया कि मुस्लिम कोई भी नेता कहीं भी मिल जाए उसको हम ला करके कर लेंगे। दानिश अली जी तो अभी आए नहीं है कांग्रेस के अंदर, पता नहीं आगे आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये भी नहीं मालूम है। अखिलेश जी का अभी अखिलेश जी का बयान आपने सुना था, उन्होंने कहा कि हो सकता है वो समाजवादी पार्टी में आने वाले हो, इस वजह से बहुजन समाज पार्टी ने उनको निकाल दिया हो, तो इस वजह से वो कहां जाएंगे तो वही तय करेंगे। जाहिर सी बात है इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। तीसरी बात यह है कि ये एक अपने आप में बहुत अफसोसनाक बयान है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम नेताओं की पोचिंग कर रहा है। क्यों करेंगे? अच्छे नेता हैं वो अपने आप कांग्रेस में आ रहे हैं, खुद से आ रहे हैं। अब उनका धर्म और जाति देख करके हम उनको ज्वाइन कराएंगे या नहीं कराएंगे, ये एक अच्छा नहीं है। इसके ऊपर हम जो है वो अपने एतराज जाहिर करते हैं। ठीक है, आपका एतराज सिर माथे, आपका एतराज। लेकिन एक बात हिलाल नकवी भी जानते हैं अपने मन में, ये टीवी पे सब लोग खंडन मंडन करते हो, छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, और जब बंद कमरा में कोई फैसला होता है पार्टी में, हमने 3 दशक 3.5 दशक में यही देखा। कौन जात हो भैया, तुम्हारे इलाके में क्या कंपोजिशन है जातियों का, यहीं से बात शुरू होती है। टीवी पे आते हर आदमी गौतम बुद्ध हो जाता है, इसी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, कहता देखिए हम तो भाई ना संविधान को मानते हैं। टिकट बांटते समय इसी पर सब माथापच्ची, पदाधिकारी बनाते समय इसी पे माथापच्ची। इसलिए ये ठीक है नकवी साहब, ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। हमने कई बारातें की, इसलिए हमको पता है द्वारचार कैसे होता है और बरमाला कैसे होती है महाराज, ठीक है ना, क्या बातें होती हैं और कैसे टिकट मिलता है और उसमें क्या कंसिडरेशन होता है। बहुत से, मैं तो ऐसा फार्म देखा, पार्टियों ने फार्म में बताया कि अपने क्षेत्र के जाति समीकरण को भी लिखिए, इसमें यही लिख देते कि इसमें संविधान अटैच कर दो, सो तो लिखा नहीं। और टीवी पूछो तो कहते ना 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 ना, हमसे जात से क्या लेना देना। और राहुल जी कह रहे केवल जात से ही लेना देना है देश में, जात के अलावा किसी इश्यू कोई लेना देना नहीं, जात ही सबसे बड़ी चीज है। राहुल गांधी पिछले 6 महीने से अगर दिन में 10 बात बोल रहे तो 9 में यही बात बोल रहे, केवल जात जात जात। उनका सारा फोकस इस बात पे कौन आदमी कौन जात है, उसकी गिनती करो और गिनती करके ही देश में तरक्की आएगी। वो कह रहे सारा काम तभी ठीक होगा जब जात का मामला आएगा। और नकवी साहब कह रहे हमसे जात का मतलब नहीं, धर्म का। खैर, दीपक सोनकर जी, एक तो ये बदलाव उत्तर प्रदेश में तीसरी बड़ी पार्टी है, पहली भाजपा, दूसरी सपा और तीसरी बसपा। उसमें पीढ़ीगत परिवर्तन हो गया, बुआ के बाद भतीजा। भाजपा कैसे देख रही है, एक ये। और दूसरा, आपको क्या लगता है कि मायावती ने जब आकाश आनंद को घोषित किया अपना उत्तराधिकारी, तो उसी वक्तव्य में उन्होंने ये भी कहा कि हम गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन हम पहले उन्होंने कहा था हम गठबंधन नहीं करेंगे। मायावती जी भी तो पल में तोला पल में माशा है ना, तो उन्होंने कहा अब हम गठबंधन पर सोच सकते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि जिससे गठबंधन करें उसका वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा। दीपक सोनकर जी, देखिए अमिताभ जी, ये उत्तर प्रदेश की परंपरा कही जाए जी, या उस दल में कार्यकर्ताओं की दुर्भाग्य कहा जाए, पिता के बाद उसका बेटा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, शुरू से चले आए गांधी परिवार की प्रभुता, पिता के बाद उसका बेटा समाजवादी पार्टी हो, उसका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका बेटा मुख्यमंत्री है, चला है। अब इधर वो सभ्यता ना हो करके अब बुआ के बाद भतीजा, तो निश्चित तौर पर ये तो देश की जनता, प्रदेश की जनता और उस पार्टी के कार्यकर्ता
जो रातों दिन मेहनत करके उस संगठन को खड़ा करने का काम करते हैं, उस पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं और अपने उत्तरदायित्व को निभाने का काम करते हैं, वो एक सहनशीलता कितनी बड़ी है। आप देखिए कितना बड़ा उदाहरण आज देश के और प्रदेश के अंदर दिया गया इस परिवारवाद का। हमेशा से आदरणीय कुमारी बहन विंजय जी ने भी परिवारवाद पर सवाल उठाया, मगर आज स्वयं उस राजनीति के शरण में मिल करके आज ये निर्णय किया गया। बहुत अच्छी बात है, किसी ना किसी संगठन को चलाने के लिए कोई ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता है, मगर वो कार्यकर्ता क्यों नहीं हो सकता? वो ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं हो सकता जो क्षमता की नेतृत्व को बढ़ करके, जिसने जमीन से उठ करके उस संगठन को आगे पहुंचाने का काम किया है। ऐसे उदाहरण तो देने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। यहां निर्णय क्या है? परिवार के एक मुखिया के नेतृत्व में निर्णय है। यहां निर्णय क्या है? सामूहिकता का निर्णय है, व्यवहारिक का निर्णय है, विचार का निर्णय है, सहमति का निर्णय है। तो यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम है। दूसरी बात आपने गठबंधन की कही, तो गठबंधन तो अमिताभ जी हमने 2019 में भी देखा था, बुआ भतीजे का ही गठबंधन था। उस गठबंधन को भी कितना बड़ा वो ठगबंधन था, वो ठगबंधन का अंजाम भी देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उनको दे दिया। और ये उदाहरण है, ये गठबंधन की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। आईएनडीए, एनडीए बहुत बड़ा गठबंधन होता है और कितना बड़ा ठगबंधन है कि कोई किसी के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कहता है, कोई किसी को अखिलेश और वकलेश कहता है। अब जब ये सब विषय भी आएंगे तो सामने वो सारे विषय भी दिखने को मिल जाएंगे। मगर हम तो ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो अपना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ बढ़ने के साथ किस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों तक पहुंचे, किस तरीके से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी योजना से जोड़ने का लाभ मिले, और इस संकल्प के साथ लगातार बढ़ रहे हैं। और हम लोग भी जब लोकतंत्र का महोत्सव आता है तो उस जनता के बीच में अपनी बात को रखने का काम करते हैं। और ऐसा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे 365 दिन काम करके एक एक कार्यकर्ता को नेतृत्व देके उसकी क्षमताओं को विकसित करके आज उसी उदाहरण के नेप पर 2014 से लगातार देश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पास। ठीक है सोनकर जी, रुकना होगा। गौतम राणे, एक सवाल यहाँ उठा जो किदवई साहब ने उठाया, तो मुझे लगा ये बात महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देखिए अपनी सुख सुविधा की जिंदगी छोड़ के त्याग तपस्या करने आए हैं ये लोग। मैं समझ नहीं पा रहा, ये सब लोग, जयंत चौधरी हो, अखिलेश जी हो, आकाश आनंद हो, जितने भी लोग हैं, ये सब लोग, या उससे पहले अजीत सिंह रहे हो, ये लोग मान लीजिए नौकरी करते तो क्या तनख्वाह पाते और क्या जलवा पाते? ये जो राजत्व है, जो वैभव है, जो दिग्विजयी वैभव है, हाहाकारी भौकाल है, ये तो नहीं मिलता कहीं। और मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि संघर्ष कहां हो रहा है, त्याग तपस्या कहां हो रही है। जिस दिन चरण सिंह ने बुलाया था अमेरिका से अजीत सिंह को, उसी दिन से वो नेता हो गए थे। इधर एयरपोर्ट पे उतरे, उधर नेता हो गए। नहीं, जिस दिन अमर सिंह ने कहा मुलायम सिंह से कि अब अखिलेश को चुनाव लड़ा दो, उसी दिन वो नेता हो गए। फार्म थोड़ी ना अप्लाई करना होता है। जिस दिन मन बना परिवार का कि नहीं अब इनको सीएम बना दो, सीएम हो गए। आकाश आनंद, मायावती का मन आ गया, बसपा के सर्वे सर्वा हो गए। ये संघर्ष और तपस्या कहां कब करते हैं ये लोग, जो हमको नहीं दिख पाती। अमिताभ जी, एक चीज आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इलाहाबाद में संगम लगता है, यमुना मिलती है, गंगा मिलती है, सरस्वती मिलती है, विलुप्त रहती है। तो इन लोगों का भी संघर्ष विलुप्त की ही श्रेणी में आता है। और आपने इस तरह के जितने भी नेता आपने देखा है जो इस तरह का सौंपा गई है, पार्टी की बागडोर सौंपी गई है। अगर जगन मोहन रेड्डी को देखा जाए तो जगन मोहन रेड्डी को पार्टी की सत्ता नहीं सौंपी गई थी। वाईएस रेड्डी की घटना के बाद बहुत तो दुर्घटना हुई, उसके बाद वो आए तो सफल हो गए। बड़े भाई नकवी साहब किदवई साहब कह रहे थे अखिलेश जी संघर्ष करने आए। 2012 से अखिलेश जी ने इतना बेहतर संघर्ष किया है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। हार का जीत तो उनसे दूरी चिटकती जा रही है। फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को कर दिया तो वो किस तरह से निकल गए।
वो भी आप समझ लीजिए। और जहां तक जयंत की बात किया आपने, जयंत चौधरी का हाल ये देख लीजिए, वो इसी स्थिति में रहेंगे कि 1 या 2 सीट के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। वही स्थिति आकाश की भी हो रही है। कुछ लोगों ने सोचा कि आकाश तलाश लिया जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि वाकई वो पाताल तलाशने जा रहे हैं, आकाश तो नहीं मिलने वाला है। उनको ये इतनी जल्दबाजी करने का मकसद सिर्फ ये है कि उनको ये शायद लग गया था कि ये कुछ दिनों के बाद लॉन्चिंग पैड से ये मिसाइल लॉन्च ही नहीं होगी। इतना भरभरा गई है ये लॉन्चिंग पैड, इसलिए जल्दी किया गया। अगर बहन जी के पास बात कोई दुर्घटना हो गई होती, उस समय आकाश को लॉन्च किया गया होता तो एक तरह से शायद सफल भी हो गए होते। और आप ये स्थिति देखिए, जितने भी सफल हुए, नवीन पटनायक को सफल है वो नेता, बीजू पटनायक के बाद किस तरह शायद तो नवीन पटनायक को थोपा नहीं गया था, कुमार स्वामी को थोपा गया, तो क्या स्थिति है आप बेहतर जानते हैं। उनका तो बिल्कुल गए गुजरे हो गए कुमार स्वामी तो। हाँ, किस तरह से हो गए ना। और हमारे दोस्त दीपक सोनकर जी बड़ी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं कि परिवारवाद की बात करें। दुष्यंत सिंह तो धरती फोड़ करके आए हैं, पीयूष गोयल तो धरती फोड़ करके आए हैं, पंकजा मुंडे शायद धरती फोड़ करके आए हैं, देवेंद्र फडणवीस जी धरती फोड़ करके आए हैं, अभिषेक सिंह जी शायद धरती फोड़ के आए हैं। और उसी तरह आप ये भी देख लीजिए, तमाम लोग हैं, तो कोई भी दल बचा नहीं है। एक मिनट रुकना होगा। बस मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। गौतम राणा एक मिनट रुक जाए। इसमें एक बुनियादी फर्क है, ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाना चाहिए। बड़ा भ्रम रहता है बुद्धिजीवियों में भी परिवारवाद की परिभाषा को लेकर। मैं परिवारवाद पर राजनीति में जब भी चर्चा करता हूं तो मेरा आशय है, मैं वहीं तक महदूद रहता हूं। 547 एमपी लड़ने हैं, ठीक है, कुछ के बेटे भी लड़ा, कोई दिक्कत नहीं, बिटिया लड़ा, कोई दिक्कत नहीं, जनता में जाए लड़के आए, ठीक है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बाप चीफ मिनिस्टर है तो बेटा चीफ मिनिस्टर ही बनेगा। ये जिला पंचायत में क्यों जाएगा ना, विधायक बनेगा क्या केवल, नहीं भगाओ, क्या ये नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का कोऑर्डिनेटर बना देती आकाश आनंद को, मैं परिवारवाद नहीं बोलता, ये समझ लीजिए सब लोग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना देती, कोई दिक्कत नहीं था। बेसिक अंतर तो समझो, सब चीजों को एक कैसे कर देंगे हम, ये ठीक नहीं। अखिलेश जी पार्टी ही हो गए, सपा मतलब अखिलेश जी मतलब सपा, ये ना, वो 10 लोगों में से एक नहीं है, वो परिवारवाद वहां पैदा हो जाता है। अजीत सिंह, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, इसलिए जो किदवई साहब ने कहा वो भी एक पक्षी है, और जो गौतम राणा कह रहे उसमें भी दोष है। वो विषय नहीं, उन्होंने बीसीसीआई का एक उदाहरण उठाया, वो उदाहरण इसलिए मिसफिट है, शरद पवार साहब बीसीसीआई के चेयरमैन रहे, वो क्रिकेट जानते थे नहीं ना, किसी बात करते हो। भारत में खेलों के महासंघों में सब में नेता हैं जो कुछ नहीं जानते, खुद सीधे खड़े नहीं हो पाते, वो सबके अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कुश्ती, फुटबॉल, घुड़सवारी, पोलो टोलो, सब में नेता तो हैं। तब लेकिन ये परिवारवाद हो जाएगा कि गृह मंत्री का, गौतम राणा समझिए आप भी, गृह मंत्री का बेटा गृह मंत्री ही बने, ठीक, तो मेरी आपत्ति है। आज एक मोहन यादव अभी मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर घोषित हो गए, शपथ लेंगे वो। कोई जानता था उनको 5 बजे से पहले देश में? नहीं ना। उज्जैन साउथ का एमएलए है, नई उम्र का, कोई जानता था? नहीं ना। शिवराज सिंह के बेटे हैं? नहीं ना। तब ईमानदारी रखिए वक्तव्य में, ये नहीं। ये जितने नाम आप गिना रहे हैं, ये सांसद रहे, विधायक रहे, जिला प्रमुख रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, क्या दिक्कत है? संगठन में सचिव रहे, महासचिव रहे, ओके। लेकिन ए फॉर्म बी फॉर्म भी दस्तखत करने यही लगेंगे, तब आपत्ति होगी।
सिर्फ उतनी सी बात है जिसके लिए हम ये बहस लेने आए। आनंद से 1917 से एक्टिव है, क्या दिक्कत है? लेकिन क्या आनंद का संघर्ष है कि वो कांशीराम की इतनी मेहनत से खड़ी की हुई पार्टी के सर्वे सर्वा हो जाएं? कड़वा सवाल ये है। खैर, हिलाल लखवी साहब, मसला वही कि कहा जा रहा है कि भाई सब लोग नौकरी, जो भी लोग नौकरी छोड़ के त्याग तपस्या के रास्ते पे आ रहे हैं, वो उसमें त्याग और तपस्या नहीं दिख रही। जैसे मुलायम सिंह जी संघर्ष किया, समझ में आता है, ठीक। कांशीराम ने संघर्ष किया, हमने देखा क्या। लेकिन अभी जो आता है अचानक से, वो कह दिया जाता है कि देखिए अपना उज्जवल भविष्य छोड़ के संघर्ष के रास्ते पे आ गए। संघर्ष दिखता नहीं। नकवी साहब। अमिताभ भाई, देखिए, परिवारवाद की परिभाषा आपकी ने जो दी है वो आपकी अपनी परिभाषा हो सकती है, लेकिन परिवारवाद की जो समाजशास्त्री परिभाषा देते हैं वो ये देते हैं कि यदि हमको अपने परिवार से आने के कारण कोई लाभ मिल रहा है तो हमने परिवारवाद का लाभ उठाया है। बगैर हमने जो है डंडा झंडा उठाए हुए हम एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए चले जाए, उसके बाद हमको मंत्री बना दिया जाए तो परिवारवाद है। अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल साहब बिना डंडा झंडा उठाए हुए उनको जो है अगर मंत्री बना दिया जाए तो परिवारवाद है। इसी तरह से अगर हम जो है वो पंकज सिंह की बात करें, बगैर डंडा झंडा उठाए गए उनको एमएलए का टिकट दे दिया जाए और उनको यहाँ के मंत्रिमंडल की बात की जाए तो निश्चित रूप से परिवारवाद है। कल्याण सिंह का बेटा हो चाहे कल्याण सिंह का पोता हो, दोनों के दोनों जो है एक वक्त में अगर मंत्री बनाए जाते, क्या कारण है, उनकी क्या योग्यता है? अलावा इसके वो कल्याण सिंह जी के पुत्र हैं, अलावा इसके कि वो जो है वो अपने पिताजी की जो लाठी उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये परिभाषा आप हो सकता है, आप दे सकते हैं, आपका अपने एक परिभाषा हो सकती है। परिवारवाद की परिभाषा सिर्फ एक है, वो ये है कि किसी परिवार के होने के कारण अगर हमको लाभ मिल रहा है तो परिवारवाद। ठीक। आप जो है एक मिनट रुको, प्रधानमंत्री की बेटी प्रधानमंत्री होगी, प्रधानमंत्री मां प्रधानमंत्री है तो बेटा प्रधानमंत्री होगा, इसको धर्मार्थ कहेंगे, परमार्थ कहेंगे? नहीं अमिताभ भाई, बात पूरी हो जाए ना तो परिवारवाद की परिभाषा। आपने एक सवाल उठाया ना, एक नई परिभाषा दी, मैंने उस पर एक प्रश्न खड़ा कर दिया। वो आपके लिए हो सकती है अमिताभ भाई परिवारवाद की परिभाषा, लेकिन परिवारवाद जो समाजशास्त्री मानते हैं वो यही मानते हैं कि परिवारवाद का मतलब ये हुआ कि क्योंकि हम एक परिवार के, इस वजह से हमको ये चीज मिली है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है। इतने ज्यादा परिवारवाद कहीं नकवी साहब, मेरा मासूम सा सवाल, देखिए हमको भारतीय जनता पार्टी को एक मासूम सा सवाल था मेरा, फिर आप भाजपा को परमिशन नहीं चाहिए, एक्सपोज करिए, फिर एक्सपोज करिए ना। एक सवाल था, बुनियादी सवाल जो देश जानना चाहेगा। जवाहरलाल जी की बिटिया प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री मां का बेटा प्रधानमंत्री, सोनिया जी कांग्रेस अध्यक्ष, राहुल जी कांग्रेस अध्यक्ष, प्रियंका जी सीडब्ल्यूसी, यही लोग मुख्यमंत्री तय करेंगे क्या? ये इसको धर्मार्थ खाते में डाला जाएगा, इसको परिवारवाद नहीं माना जाएगा? नहीं, हम आ रहे हैं अमिताभ भाई, हमने कब कहा? हमने नहीं कहा। हमारे पास जो है हिपोक्रेसी नहीं है, हमारे साथ ये नहीं है कि आपका परिवारवाद है, हमारा परिवारवाद जो है वो धार्मिक कार्य है। एक बात, दूसरी इसके ना महत्वपूर्ण बात रही बात डेमोक्रेसी की, तो अगर जो है वो वाइसरॉय बना करके जैसे अंग्रेजों के वक्त के ऊपर भेज दिया जाता था, वैसे भारतीय जनता पार्टी का अगर अध्यक्ष बना करके आरएसएस भेज देती है तो उसको आप क्या कहेंगे? क्या डेमोक्रेसी कहेंगे? उसको लोकतंत्र कहेंगे? नहीं कहेंगे उसको लोकतंत्र। आज आपने अभी एग्जाम्पल दिया कि मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति को जिसको कोई नहीं जानता था उसको उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो मुख्यमंत्री की दौड़ में भी नहीं था। शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने इतनी मेहनत की, सुबह शाम एक कर दिया, किस कारण से हटा दिया गया उसको बताने की जरूरत नहीं। इसको क्या कहेंगे? इसको आप क्या कहेंगे? ठीक, मैं समझ रहा हूं। कांग्रेस, ये राजनीति बड़ी विचित्र है। कांग्रेस, ठीक है, अब रुकना होगा नकवी साहब, अब रुकना होगा। कितनी विचित्र है, अभी चुनाव में सबसे ज्यादा आक्रमण शिवराज सिंह पर कर रही थी कांग्रेस, अब शिवराज सिंह की महानता के पीछे खड़ी है, कह रही बताइए शिवराज जी जैसे महान आदमी के साथ ऐसा कर दिया, राम राम। ये तो कुछ तो टिको, अभी तो 4 दिन हुए भैया, ठीक है, रुक जाओ भैया, नकवी साहब अभी रुक जाइए। भैया किदवई साहब, अखिलेश जी ने कहा कि अब हम उम्मीद करते हैं कि बसपा भाजपा से डरना छोड़ देगी, ठीक, नई लीडरशिप में। तो बसपा के एक नेता, में नाम भूल रहा हूं उनका, मैं एक कोट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि शिवपाल जी ने भी यही बात कही जो अखिलेश जी ने कही, तो उन्होंने शिवपाल यादव के लिए कहा कि बताइए शिवपाल यादव सदन में जब जब आते हैं तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि भाजपा में है कि सपा में है, और वो भी हमको बता रहे हैं कि हम किसकी गोदी में हैं। किदवई साहब,
नहीं अमिताभ जी, देखिए क्या है, मैं आपकी इस बात का भी जवाब दूंगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आकाश आनंद जी एक नौजवान हैं, और अगर वो पॉलिटिक्स में आए हैं तो हमको और आपको सबको उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए कि वो अच्छे से देश की सेवा करें। पॉलिटिक्स में वो लंबे समय से 2017 से है पॉलिटिक्स में, 2017 से हैं, और अब उनको अगर नई जिम्मेदारी दी जा रही है, बहन कुमारी मायावती जी अगर उनको नई जिम्मेदारी दे रही हैं, तो कम से कम मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि नौजवान लड़का आया है देश की सेवा करने के मकसद से, वो तरक्की करे और अपनी पार्टी को एक नई दिशा दिखाए। अमिताभ जी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, बीसीसीआई के बारे में आपने चर्चा की और आदरणीय शरद पवार जी। नहीं भैया, हम बीसीसीआई पे बहस करने नहीं आए, आपने एक उत्तर दिया, बीसीसीआई का रेफरेंस दिया, मैंने शरद पवार का नाम ले दिया, बात खत्म हो गई। अब बीसीसीआई पे बहस करने थोड़ी ना आए यार। मैं अंतुल्य से लेके सारे नाम गिना दूंगा। अंतुल्य क्रिकेट खेलते थे नहीं ना, एनकेपी साल्वे क्रिकेट खेलते थे नहीं, बीसीसीआई के चेयरमैन थे, वो जानते थे क्रिकेट नहीं, इसलिए इस बहस में मत पड़िए कि भाई साहब इसमें भटक जाएंगे आप, छोड़ दीजिए उसको। मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा हूं, उसमें भटक जाएंगे। एनकेपी साल्वे, आप जानते हैं एनकेपी साल्वे क्या थे? वो क्यों थे अध्यक्ष? भारतीय जनता पार्टी, छोड़िए ना इस बहस में मत पड़िए जी। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा अमिताभ जी बोलती है कि वो पॉलिटिक्स में डिफरेंस करती है, तो आप क्योंकि शरद पवार जी बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे इसलिए अमित शाह जी के बेटे सेक्रेटरी होंगे, मैं ये बात नहीं मानता। मुझसे ये हजम नहीं होती, पहली बात। आपको हजम ना हो महाराज। मैं दूसरी बात, एक मिनट रुकिए, आप रुकना होगा। आपने ये जो कहा कि वो क्रिकेट नहीं जानते, मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया कि इस देश के जितने खेल संघ हैं उनमें 90% में राजनेता काबिज हैं अलग अलग पार्टियों के, और वो उस खेल से ताल्लुक नहीं रखते। यही तो कहा, इसमें क्या बहस कर रहे हो महाराज? मैं आपकी बात ये मान रहा हूं, लेकिन बीजेपी जो कहती है कि हम पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस कर रहे हैं, खैर चलिए। दूसरी बात, मैं हिलाल भाई की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि परिवारवाद की डेफिनेशन हिलाल भाई के लिए कुछ हो सकती है, गौतम जी के लिए कुछ हो सकती है, अमिताभ जी के लिए कुछ हो सकती है, मेरे लिए कुछ और हो सकती है, लेकिन सोशियोलॉजी के हिसाब से जो परिवारवाद की डेफिनेशन हिलाल भाई ने दी, मैं उससे संतुष्ट हूं। अब आप एक बात बताइए, कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी का अगर प्रदेश अध्यक्ष किस आंदोलन की कोख से उसका जन्म हुआ, या बताइए? वो इसलिए कि बीएस येदियुरप्पा के बेटे हैं इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? प्रवेश वर्मा जी ये सांसद हैं, मतलब अगर उनको टिकट मिलेगा, बताइए किस आंदोलन में कौन सा उन्होंने सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कौन से सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ी है? तो अमिताभ जी, ये थोड़ी ना होगा कि तुम्हारा परिवारवाद ठीक है, कितने साहब वो उत्तर भाजपा देगी। दीपक सोनकर, आपने सुन लिया वो क्या आरोप है, लेकिन मैं इसमें फिर एक बात कह दूं, मैं फिर उस बात को रिट्रेट करता हूं, राजा का बेटा राजा बनेगा ये परिवारवाद है। राजा का बेटा तहसीलदार क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बनेगा? गजब कर रहे हो। बोले नहीं, राजा ही बनेगा, तहसीलदार नहीं बनेगा, अमीन नहीं बनेगा, लेखपाल नहीं बनेगा, पटवारी नहीं बनेगा, राजा ही बनेगा। ये राजनीति में राजतंत्र नहीं चलेगा ना, कि रानी के पेट से राजा पैदा होगा, नहीं। लोहिया कहते थे अब बक्सा से राजा पैदा होता है, रानी के पेट से नहीं। कि भाई जी पढ़िए लोहिया को। बिल्कुल पढ़ा है। अरे रुक जाइए महाराज, लोहिया ने कहा था कि मैं उनसे पूछा गया, सुन लीजिए, आपकी पार्टी बताए दे रहा हूं, लोहिया से पूछा गया आपने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया? राम मनोहर लोहिया का उत्तर था, मेरे कार्यकर्ता ही मेरा परिवार है। आज क्या स्थिति हो गई? मेरा परिवार ही मेरी पार्टी है, और उसमें भी डिफेंड कर रहे हो यार सब लोग। भारतीय जनता पार्टी डिफेंस तो नहीं करे। खैर, दीपक सोनकर, उत्तर प्रदेश की राजनीति, उसमें बसपा के पास जब तक 12% वोट है तब तक स्वाभाविक है चुनावी गणित में उसकी कुछ ना कुछ भूमिका रहेगी। ठीक, अगली बार चुनाव में उसका क्या स्कोर आता है तब अलग मूल्यांकन होगा, लेकिन अभी उसके पास 12% वोट है, तो इस नाते वो तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है उत्तर प्रदेश में। बाकी फिर जो पार्टियां हैं वो 1% 2% वाले में, 3 ही मेजर फोर्स हैं। उस दृष्टि से आप इस परिवर्तन को कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है? देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित तौर पर अपनी योजनाओं के साथ और उस जनता के भरोसे के साथ बढ़ती है, और हर बार किसी भी पार्टी का गठबंधन हुआ है, चाहे 19 के परिणाम को भी देखेंगे
तो 19 के परिणाम में जब गठबंधन किया गया बुआ भतीजे का, तो निश्चित तौर पर दोनों का वोटिंग परसेंटेज भी घटा, बसपा का वोटिंग परसेंटेज भी घटा था। तो निश्चित तौर पर ये जिस तरीके से हम लोग तो अपनी योजना और संकल्प के साथ बढ़ते हैं और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, मगर अब सवाल यह बात खड़ा होता है, हमारे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि समाजशास्त्रियों की अलग परिभाषा है, मगर उन्हीं समाजशास्त्रियों की यह परिभाषा भी है कि किसी के अधिकारों का हनन करना, जो उसकी जिम्मेदारी और उसके नेतृत्व का हनन करना, वो गलत है। आपकी परिभाषा दे सकते हैं, किसी की लगातार उस पर बैठ करके निर्णय करने वाला जो एक राजा का बेटा राजा ही हो जाएगा, जो एक निर्णय की भूमिका हो जाएगा, जो एक तय करने की भूमिका में हो जाएगा। आज जो कार्यकर्ता वर्षों से काम करते हैं संगठन का, वो सब उसके अधीन हो जाएंगे। ये कहां का परिवारवाद है? आपने कहा कि जिस तरीके से पंकज सिंह जी हैं, पीयूष गोयल जी हैं, शायद आप इनका इतिहास पढ़ करके नहीं आए, देख लीजिएगा, ये सब संगठन के कार्यकर्ता रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने जिम्मेदारी रह करके संगठन के काम को करते हुए आज अपने नेतृत्व का हासिल करने का काम किया है, आज अपनी क्षमता और अपनी काबिलियता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व बनाने का काम किया है। और रही बात संकल्प और दूसरी की, किदवई भाई को समझना चाहिए, कहा देश की सेवा करके आए हैं। अरे भैया, थोड़ा अखिलेश जी की देश की सेवा बता दीजिए, कहां कौन से देश में देश की सेवा करके आए? जहां से पढ़ाई करके आए वहां देश की सेवा करके आए? कौन से देश में करके आए? शिवपाल जी के बेटे कौन सी देश की सेवा करके आए? धर्मेंद्र यादव जी कौन सी देश की सेवा करके आए? हमें बता दीजिए भैया, हम लोग भी चले जाए वहां उस देश में, किस देश में सेवा करी उन्होंने। तो ये उदाहरण मत आप दीजिए। और जिस तरीके से आज परिवारवाद की परिभाषा कैसी होती है, मैं किदवई जी को नाम देता हूं, आप बताइए पार्टी के संगठन में और नेतृत्व में 10 नाम बताइए जो यादव परिवार से हट करके अलग हो, जिनको आपने नेतृत्व दिया हो। 2 बार आपकी सरकार रही, 10 नाम बनाइए दलित समाज के नेतृत्व का, जिनको आपने नेतृत्व दिया हो, जिनकी क्षमताओं का विकसित करने का काम किया हो। चैलेंज दे रहा हूं मैं आपको, आप 10 नाम बता दीजिए जिनको आपने नेतृत्व दिया हो यादव परिवार के अलावा, अपने परिवार के अलावा। उदाहरण ये होता है, उदाहरण ये होता है, अरे उसके सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने बैठा हूं, आपके सामने बैठा हूं, दीपक भाई रुकिए, फराज भाई रुकिए, फराज भाई रुकिए, दीपक भाई रुकिए, दोनों लोग रुकिए। मुझे लग रहा है कि समाजशास्त्र क्या कहता है और डिक्शनरी क्या कहती है, इस बहस में मत पड़िए। राजनीति ना तो समाजशास्त्र से चलती है ना डिक्शनरी से चलती है। समाजशास्त्र की किताब में क्या लिखा और ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में क्या लिखा, उसकी परिभाषा में हिलाल भाई प्रोफेसर आदमी है, ज्ञानी आदमी है, इसलिए मैं उनके उस बौद्धिक उसको प्रणाम करूँगा। राजनीति में जनता परिभाषा तय करती है और उसका जनादेश बताता है कि उसने कौन सी परिभाषा मंजूर की, कौन सी खारिज कर दी। बाकी थेतरई है सब। थेतरई पूरब के लोग जानते हैं थेतरई का मतलब क्या होता है। थेतरई मत करिए। एटा इटावा फरुखाबाद का आदमी जानता है क्या परिवारवाद है, उसको किसी प्रोफेसर से पूछने की जरूरत है भैया। वो रिजल्ट बता तो रहा है कि उसको क्या मंजूर है क्या नहीं मंजूर है। हम क्यों बहस में पड़े? अरे रुक जाइए किदवई साहब, रुक जाइए। हमेशा थेतरई ठीक नहीं। क्या ये सच नहीं है कि 12 का चुनाव आप जीते? किदवई साहब, गौतम भाई आपके पास आ रहा हूं, लेकिन टिप्पणी कर दूं, विषय बदल जाता है। 12 का चुनाव जीते, उसके बाद आप कोई चुनाव नहीं जीते। 13 साल हो गए। क्या सच नहीं है? लोकतंत्र में इसके अलावा कोई पैमाना होगा? बाकी सब चीजें मेरे लिए नगण्य है। जनता ही जनार्दन है, उसी का जनादेश मेरे लिए संपूज्य है। बाकी तो अपने अपने घर में सारा आदमी महान है, हर पार्टी महान है, हर नेता महान है। अपने कार्यकर्ता के लिए उसमें बहस क्या करना? इतनी सी बात है, इसमें कोई विश्लेषण नहीं। गौतम राणे, एक मैं आपके अनुभव के आधार पर एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कल बहन जी ने कहा कि गठबंधन
को ना नहीं, पहले उन्होंने स्ट्रिक्टली ना किया था, कल उन्होंने ट्विस्ट किया, कहा ना नहीं, लेकिन हम बस ये देखेंगे कि भाई हमारे को भी वोट ट्रांसफर हो। इस मैसेज के पीछे आप क्या देखते हैं? और अगर अलायंस के लिए ओपन है मायावती, तो किसके साथ अलायंस हो सकता है? आपकी नजर क्या कहती, चूंकि आप उस परिवार से परिचित हैं, उस पार्टी से परिचित। ट्रांसफरेबल वोट पे अगर हम चर्चा करें तो एक ही दल है जिसके वोट ट्रांसफरेबल है। बीएसपी के वोट ट्रांसफरेबल है, समाजवादी पार्टी के वोट ट्रांसफरेबल है, बाकी किसी के वोट ट्रांसफरेबल नहीं। एक दूसरे के साथ ये मिक्स हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं नेचुरल एलाई। मानवर कांसीराम जी जब थे तो बोलते थे नेचुरल एलाई। तो हो सकता है कि जो सपा बसपा का गठबंधन 2019 में था और टूटा था वन साइडेड, तो कोई दबाव होगा जिसकी वजह से टूटा होगा। अब हो सकता है ये विश्वास धीरे धीरे जग रहा हो कि शायद जिनके खिलाफ हम लड़े थे वो इतने मजबूत नहीं होंगे, फिर हम गठबंधन में आ सकते हैं। तो नेचुरल एलाई वही है जिनके वोट ट्रांसफर हो सकते हैं। कांग्रेस की वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हो सकती, सपा के वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाएंगे। जयंत चौधरी की वोट कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं हो सकती, कांग्रेस की वोट जयंत चौधरी के ट्रांसफर नहीं हो सकते। सपा अगर गठबंधन में जाती है तो सपा के वोट जयंत चौधरी को ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन सपा और बसपा दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों को वोट ट्रांसफरेबल हैं और वो नेचुरल एलाई है, अननेचुरल एलाई नहीं है, तभी ट्रांसफर हो सकता है जी। लेकिन मैं किदवई साहब से इस पर जल्दी से कमेंट लूंगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात गौतम राणे ने कही है। लेकिन एक बात मैं गौतम राणे साहब से कहूंगा कि जब ये गठबंधन टूटा था और वो तुतुमे में एक अध्याय आया था, तो बहन जी का मुझे एक वक्तव्य याद है, उन्होंने कहा था कि इनके लोगों ने हमको वोट ही नहीं दिया, हमारे लोगों ने इनको वोट दे दिया, इन्हें वोट ही नहीं दिया, ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए अब हम अलग हो रहे। ऐसी बात आई थी जी गौतम, और यही बात सपा ने भी कही कि उनके 10 हो गए, हमारे 5 ही रहे, हमको कुछ नहीं मिला। बहन जी के स्टेटमेंट के कितना भरोसा है, कब पलट जाएंगी? गिरगिट भी इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता, तो छोड़ दीजिए। ठीक। किदवई साहब, जो बात गौतम राणे कह रहे हैं अभी तो बात इशारे में ही हो रही है, क्योंकि पहले मायावती ने कहा था किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। नो, कल उन्होंने बिल्कुल 180 डिग्री तो घूमी गई, 360 ना घूमी हो, कहा हम बस ये देख रहे हैं कि ट्रांसफर कहां हो सकता है, वोट किसका हो सकता है, वहां अलायंस करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी का फिर से कोई अलायंस संभव है? फराज किदवई साहब, आपको लगता है? देखिए अमिताभ जी, राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, और समाजवादी पार्टी जो है, जितना मैं, देखिए अभी मेरे पास कोई इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं जितना समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराना है, उसके लिए हमको जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनसे गठबंधन करने में हमको कोई एतराज नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि पास में भी देखिए कि हमने 2017 में गठबंधन किया कांग्रेस के साथ, 2019 में हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ किया, और हमने हमेशा बड़ा दिल दिखा करके गठबंधन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर बहन जी जो हैं उनके इन्फ्लुएंस से बाहर आती हैं और उनको लगता है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए, तो बिल्कुल हमारा स्वागत है समाजवादी पार्टी का। ठीक है नकवी साहब, क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सपा और बसपा फिर एक साथ आ सकते हैं? और अगर ऐसे कोई संभावना, अभी अगर पे खेल रहे, इसलिए अभी बहुत क्रूर हार्शली उसको खंडन भी मत करिए, क्योंकि राजनीति तो आप सबने देखी है ना, फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको लपेटना। और अगर ऐसा कोई संभावना बनी तो उसमें कांग्रेस कहां खड़ी होगी? नकवी साहब। जी हाँ अमिताभ भाई, आपका जो सवाल था हमको मालूम था कि जाहिर सी बात है जब एक इंडिया अलायंस है और बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो अपने आप जो है आरएलडी और कांग्रेस जो है वो भी पिक्चर में आ ही जाएगी। तो जाहिर सी बात है इस तरह का कोई भी निर्णय जो है वो हम ऐसी उम्मीद करते हैं ना तो अखिलेश जी अकेले लेंगे और ना ही कांग्रेस पार्टी को इस तरह का निर्णय अकेले लेंगे। निश्चित रूप से ये बैठ करके देखना होगा, समझना होगा कि इससे जो है इंडिया अलायंस को कितना लाभ होगा और बहुजन समाज पार्टी जो है वो इस अलायंस में एंटर होने के लिए तैयार है या नहीं है। क्योंकि आज की जो राजनीति है उसके अंदर ये है कि इंडिया अलायंस के अंदर समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस, ये 3 लोग हैं। अब कल क्या होगा, कल के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, कौन सी पार्टी किधर छिटक के चली जाएगी, किधर रहेगा। अमिताभ भाई बस 1 मिनट। जी।
अमिताभ भाई, आपने जो बात कही बिना ठेकराई की, वो बात बहुत अच्छी लगी। ये ठेकराई शब्द जो है ये बड़ा हम लोग क्या बहुत बोला जाता है आपस में। वो एक जमाना हुआ करता था, वो कहा करते थे कि बहुत ज्यादा, आज जैसे कहते हैं ना बहुत ज्ञान न दो, तो तब कहा करते थे बहुत ज्यादा ठेकराई की जरूरत नहीं है। तो अमिताभ भाई, इसमें आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि ये जो परिवारवाद है, इसको तय करने का पूरा अधिकार जो है वो जनता को है। बेशक उसके अंदर जनता को है। अगर जनता को लगता है कि परिवारवाद में कोई बुराई नहीं है, जनता बढ़ करके वोट देती है। अगर जनता को लगता है कि परिवारवाद में बुराई है, तो निश्चित रूप से वोट नहीं देती है। और वैसे भी कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप जो है वो कुछ सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि आप एक परिवार के हैं। उसके बाद फिर आपको खुद परफॉर्म करना होता है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री, आप कितना ही सीढ़ियां चढ़ जाए, एक स्टेज के बाद आपको परफॉर्म करना ही होगा। राजनीति उसी में है। और अमिताभ भाई, एक बात और बताते चले, सन 1951 से लेकर के सन 1989 तक की इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरा मौका दिया था कि वो देश का नेतृत्व करे और सेवा करे। उस वक्त जितने भी ये राजनीतिक दल थे, कोई नहीं थे, और ये सारे परिवार ऐसे ही आते चले गए थे। जिसके अंदर राजीव जी के वक्त के ऊपर हमने वो भी वक्त देखा जब हम 400 पार थे, और हमने फिर वो भी वक्त देखा। ठीक है हिलाल भाई, बहुत अच्छी बात कही और बहुत संतुलित बात आपने की। ठीक है हिलाल भाई। दीपक सोनकर, क्या भारतीय जनता पार्टी को अब ये मत कहिएगा कि नहीं हम तो योजनाओं के लिए लड़ेंगे, सबका साथ सबका विकास, नहीं, वो अलग चीज है। फिर भी आप आइसोलेशन में राजनीति नहीं कर सकते ना। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको निगाह रखनी पड़ेगी कि हमारे जो विपक्षी पाला है वहां क्या गतिविधि हो रही। इसलिए क्या अगर आपको ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी फिर एक बार साथ आ सकते हैं, 2019 रिपीट हो सकता है? देखिए अमिताभ जी, इस बात का जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी बसपा ने किसी भी पार्टी से गठबंधन किया है लगातार, तो उसका वोटिंग परसेंटेज घटा है। तो ये शायद मायावती जी ने स्पष्ट कहा कि कहां हमारा वोट ट्रांसफर होगा, कहां पार्टी को मजबूती मिलेगी, हम उस पार्टी से गठबंधन करेंगे। अब रही बात, वही वाली बात है कि गठबंधन तो हमने 2019 में भी देखा, 14 में भी देखा, और देश की जनता ने उसका जवाब दिया, और देश की जनता ने उस परिवारवाद का भी जवाब दिया। तो देश की जनता का भरोसा किसके साथ है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता इस बात को महसूस कर चुकी है कि कौन किसके लिए गठबंधन करता है, कि सत्ता की मलाई चखने के लिए किसी भी हद तक जाना, एक दूसरी पार्टी को कहना, फिर एक दूसरी पार्टी के साथ जाना। अब जनता तो परसेप्शन के साथ है, कौन उसकी योजनाओं के साथ खड़ा है, कौन केवल सत्ता की मलाई चखने के लिए खड़ा है, कौन केवल कुर्सी की लड़ाई लड़ रहा है, कौन गरीब कल्याण की योजनाओं की लड़ाई लड़ रहा है, कौन उन गरीबों की, दलितों की जमीनों को हथियाने का काम कर रहा है, कौन उन गरीबों को आवाज से जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो 2014 से जो विश्वास बरकरार है, लगातार 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री पर जनता का भरोसा और विश्वास बरकरार दिखेगा, ये निश्चित तौर पर निर्णय। ठीक, जिस विषय पर हम लोगों ने आज बहुत बहस हो गई अनचाहे भी, उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा कि चेयरमैन का बेटा चेयरमैन ही बने। बोले ये ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, अब कल जहाज से उतरे, आज ऑफिस आ गए, आज ये सीएमडी हो गए, और वो भी ये लिखें कि भाई हमने त्याग तपस्या की, तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। जनता इसका निर्णय करती है। किताब में क्या लिखा छोड़ दीजिए, जनता खुद में किताब है भाई। जो बात गौतम राणे ने कही ना, जिनको उनके पिता जबरियां अपनी कुर्सी सौंप नहीं गए, वही सरवाइव किए। जगन रेड्डी को ले लीजिए, नवीन बाबू को ले लीजिए, जिनको पिताओं ने, माताओं ने जबरिया तिलक लगा दिया, बोले मेरे बाद तू बैठेगा बेटा, मेरी कुर्सी पे मौज ले, दूध जलेबी खा, वो सब लोग धीरे धीरे घटते 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 बौने हो गए। क्या बौने हो गए? माफ करिएगा, कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। एक उदाहरण देता हूं, पुराने लोगों को याद होगा, गौतम राणे भी बहुत लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, इनके दिमाग से वो बात जरूर गुजरी होगी। चौधरी चरण सिंह, बहुत समय नहीं बीता, चौधरी चरण सिंह हिलाल भाई 8 राज्यों के नेता थे, 8 राज्यों के, ठीक। उनके दरबार में देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, शरद जोशी, ऐसे लोग बैठते थे, और मुलायम सिंह और शरद यादव जूनियर उसमें रहते थे। क्या वो चरण सिंह
जबरिया अपनी विरासत अजीत सिंह को दे गए, बोले मेरे बाद छोटा चौधरी ये, तो क्या स्थिति बनी? 2.5 जिले में ले आए थे उनकी विरासत को अजीत सिंह और गांव तक सीमित कर दिया जयंत ने। ये ना विकास किया, विरासत का विकास ये किया ना। किताब में क्या लिखा छोड़ दीजिए, मैं तो उदाहरण देके बात कर रहा हूं ना। मुलायम सिंह यादव कहां से शुरू किया, कहां तक ले गए समाजवादी पार्टी को, उसके बाद से बता दीजिए। उनके सक्रिय न रहने के बाद से विकास कितना हुआ बता दीजिए। कांग्रेस में तो देख ही रहे, अब क्या कहें उसमें, बहुत कड़ी टिप्पणी करना ठीक नहीं। अपने जीवन के सर्वाधिक बुरे वक्त से कांग्रेस गुजर रही है। लोकसभा में इतनी कम उपस्थिति उसकी इमरजेंसी में भी नहीं थी, लेकिन पंचों की राय शर्माते खटोला यहीं बिछेगा, बिछाले खटोला भैया। फिर मैंने कांशीराम का संघर्ष देखा, मैंने अपनी आंखों से, सुनी सुनाई बात नहीं ना, गूगल है। तो उसका सुख भोग लिया ना इतने वर्ष मायावती जी ने, राजद तो भोग तो लिया, 4 बार मुख्यमंत्री रह ली। उसके बाद से कांशीराम के पुण्य खत्म हुए राजनीतिक, कहां रह गई बसपा? सिमटते 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 पेड़ से गमले में आ गई, है ना। पहले वृक्ष थी, अब गमले में आ गई। ये परिवारवाद है। माने अच्छी बात, ना माने तो भी अच्छी बात, कोई बहस नहीं। आप कहिए कि हमारे यहां परिवारवाद नहीं, ठीक है, वाणी की आजादी सबको है, लेकिन जनता तो देख रही, इसीलिए परिणाम नहीं आ रहे। नवीन पटनायक को क्यों आ रहा परिणाम? बल्दियत तो बीजू पटनायक की है, लेकिन बीजू पटनायक उनके माथे पर ताज रख के नहीं मरे। और जगन को भी तब मिला जब वो चले गए पिता उनके। उसके बाद जगन ने पूरे प्रदेश में संघर्ष किया और इस स्थिति को हासिल किया। जिनको पिता मां दे गए वो कोई नहीं संभाल पाए। वो अच्छे वेल्थ मैनेजर भी साबित नहीं हुए गौतम राणे जी। क्या, बाकी सब तो छोड़ दो, पॉलिटिकल मैनेजर छोड़ो, वेल्थ मैनेजर भी अच्छे साबित नहीं हुए। जितना जो कुछ माल मत्ता छोड़ गए थे वो भी, उसमें भी घटोत्तरी हो रही, चूंकि निकाल खा रहे, आगे से कहीं से आ नहीं रहा। भाई इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग चल रहा है, तो फिर कैसे चलेगा? यही स्थिति है ना, सच्चाई तो यही है। हमारे एक मित्र हैं, वो कारोबारी हैं, उनका बेटा विदेश से पढ़ के आया, एकमात्र पुत्र था। वो चाहते तो उसको अपने व्यवसाय का मालिक घोषित कर देते, कोई ऑफ नहीं करता, पैसा उनका है, व्यवसाय उनका है। उन्होंने कहा कि नहीं, जो पढ़ाई पढ़ के आया है उस डिपार्टमेंट में उसको उसकी योग्यता के हिसाब से उस हायरार्की में नौकरी ज्वाइन करा दिया तनख्वाह पे। 6 साल काम कराया और 6 साल के भीतर जब वो खुद में उतना निखर कर आ गया और लगा कि हां अब इसका नेतृत्व कंपनी के लिए शुभ होगा और लोग भी स्वीकार करेंगे जो काम कर रहे हैं, तब जाके वो स्थिति पैदा हुई। यहां एयरपोर्ट से उतरते ही ताजपोशी हो रही सबकी। यहां से समस्या, फराज भाई ऐसे अब इस बहस में मत उलझिए। मूल प्रश्न इतना सा था कि जनता क्या निर्णय दे रही। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा, निर्णय तो जनता को देना है। मुलायम सिंह यादव बिना किसी राजनीतिक विरासत के आए थे। मास्टर नत्थू सिंह ने उनको अगर इंट्रोड्यूस नहीं किया होता तो वो मास्टर ही नहीं जाते। मुलायम सिंह यादव करहल के जैन इंटर कॉलेज में साइकिल से जाते थे, साइकिल से आ जाते थे। संघर्ष किया, उस संघर्ष ने इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत पैदा की। क्या वो संघर्ष दोबारा दोहराया गया? नहीं ना। तो बिना तपे कोई कुंदन कैसे हो जाएगा मित्र? वो विषय नहीं। खैर, बसपा आनंद की हो गई। बसपा को मायावती की बसपा बनाया था कांशीराम जी ने, तो मायावती उनकी रिश्तेदार नहीं थी, एक गरीब परिवार की बेटी थी। उन्होंने उठा के उसको बसपा का मुस्तकबिल बना दिया।
और मायावती जी ने कहा, मैं आज बहस इसीलिए लेके आया, मायावती जी ने कहा था कि हम अपना उत्तराधिकारी जब चुनेंगे तो पार्टी का मतलब परिवार का नहीं होगा वो कोई व्यक्ति, मेरे परिवार से कोई व्यक्ति नहीं हो सकता उत्तराधिकारी, हम कार्यकर्ता को उत्तराधिकारी बनाएंगे। बनाया किसको? और जिसको बना दिया उसके लिए भी अब ये प्रचार शुरू हो रहा है कि इनकी त्याग और तपस्या है। ऐसा मत कहिए, फिर सबकी त्याग तपस्या हो जाएगी तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तपस्या बहुत सस्ती हो जाएगी। फराज किदवई साहब वोट शेयर दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस मध्य प्रदेश का वोट शेयर दिखा रही है। 12 में सरकार में आए थे महाराज, उसके बाद से 23 खत्म होने जा रहा, अभी तक दर्शन नहीं हुए, मुंह दिखाई नहीं हुई सत्ता की। यह महत्वपूर्ण है। कांग्रेस भी तो वही दिखा रही कि नहीं देखिए हमारा इतने प्रतिशत वोट है, लेकिन आप 5 साल के लिए सत्ता से फिर बाहर गए। और राजनीति में अगर आए हैं तो सत्ता, चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं ना कि हम सत्ता में आए, अन्यथा सत्यनारायण की कथा कराते घर में। मैं हमेशा कहता हूं कार्यकर्ताओं को अवसर मिलना चाहिए नेतृत्व का। लोकतंत्र में राजतंत्र का फ्यूजन ठीक नहीं। जो लोहिया ने कहा था, मैं उस बात के 100% साथ खड़ा होता हूं गौतम राणे, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होना चाहिए। यह लोकतंत्र के मूल भाव का निषेध है। यह सामान्य जन की राजनीतिक चेतना के साथ खिलवाड़ है, छलावा है। सबको समान अवसर दीजिए, जिसमें प्रतिभा होगी वो आगे आगे बढ़ जाएगा। कर्ण और अर्जुन में भेद नहीं करिए, जिसके बाण में शक्ति होगी वो जीतेगा। सिर्फ इतनी सी बात कह रहे थे। धन्यवाद।